चीज़ों की भी, मरगला गोल्फ कोर्स को इस माना करके कि पेड़ लगाते रहते हैं, मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। जिस कैफियत में ये जगह होगी उस कैफियत के अंदर आपने बड़ा निखार डाला। तो एनवायरनमेंट के साथ आपका बड़ा हिस्सा है। और जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी यहाँ उनको वॉकिंग के लिए लाता हूँ, कुछ को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दे गेट वेरी एक्साइटेड, इवन द यंग वंस। जब बंदर नज़र आते हैं उनको और दूसरे जानवर नज़र आते हैं तो दे गेट वेरी एक्साइटेड। तो ये बिल्कुल नेचर के पास है, नेचर के करीब है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसी तरह से ये फूलता फलता रहे और ये गेम भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो। ये गेम भी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो। एक्सपेंसिव गेम है, मगर ये कि पाकिस्तान के अंदर खेल जो है वो आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथ सलूक किया जाता है। पिछले दिनों क्रिकेट में वो कैफियत पैदा हुई, और ये एक तो हमारे क्रिकेटर्स ने मिसाल के तौर पर इतना मुकाबला किया, इतना तासुब का दौर देखा है जो हम बैठे कुड़ते रहते थे कि क्या हुआ। शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि एक एम्पायर की कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने पिटाई की। पेशावर का इंसिडेंट है बहुत पुराना। फिर माइक गैटिंग इंसिडेंट तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। फिर ये कैफियत कि जनाब पाकिस्तान बेंडिंग ओवर बैकवर्ड हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इंग्लैंड गया कोविड के दौरान, जब कोई नहीं जा रहा था, कोविड गया। मगर ये कि जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो मैं लोगों को तसल्ली दे रहा था। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी सही बात की अपने क्रिकेटर्स को कि तुम फील्ड पर परफॉर्म वेल एंड ट्राई एंड हैंडल इट ऑन द फील्ड। सबसे अच्छा रिटर्न यही होता है। आई रिमेंबर एंड आई एक्सचेंज दैट विद द प्राइम मिनिस्टर टुडे ऑल्सो कि बॉब विलिस ने कोई कमेंट किया विवियन रिचर्ड्स के ऊपर, और उसके तीसरे दिन मैच था एंड विवियन रिचर्ड्स ने बॉब विलिस को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया, एंड दैट वाज हिज एक्सप्रेशन ऑन द फील्ड। तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें यूं गायब हो जाएंगी, ये सारे तासुबात, यानी जिससे हम गुजरे हुए हैं। आज ही मैं एक सर्टिफिकेट देख रहा था जिसमें कुर्सी के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता था। यहाँ पर 1880 के सर्टिफिकेट्स हैं कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर किसी जगह पर किसी फंक्शन में आएंगे तो जिनके पास कुर्सी के सर्टिफिकेट होंगे वही कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी सब लोग नहीं बैठेंगे। तो हम तो उन चीज़ों को देखते आए हैं, मगर द होल थिंग चेंजेस ऑल्सो। ये सब कुछ इंडिया से लूट कर गए, मगर जब पैसा बनने लगा तो उन्हीं के हाथों से खाने भी लगे। तो लिहाजा अपनी डिग्निटी, जो मैं समझता हूँ कि ये खुददार कौम है, अपनी डिग्निटी खुद ही बरकरार रखेगी। मांगे से डिग्निटी नहीं मिलती, डिग्निटी मिलती है अपने किरदार को बुलंद करने से और परफॉर्म करने से। एंड दैट इज़ वेयर पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। एंड गोल्फ एंड स्पोर्ट्स, उसमें कोई अलग कैफियत नहीं है, उसके अंदर भी हमको इसी तरह से मेहनत करके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो शुक्रिया जनाब, विश यू गुड लक ऑल प्लेयर्स, माशाल्लाह, वेल डन। सदर डॉक्टर आरिफ अजीज चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गोल्फ क्लब जो ग्रीन किया जाता है वो आंखों के लिए खूबसूरत नज़ारा है। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल बहुत पसंद है, खुद भी खेलता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ का खेल बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, जैसे कि बेईमानी मत करो, ये भी गोल्फ का खेल सिखाता है। उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इज्जत और वक़ार अपनी परफॉर्मेंस से मिलता है, और फील्ड में जो परफॉर्मेंस होती है उसी की वजह से इज्जत और वक़ार आता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अजीज चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि इतना खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ का खेल बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। गोल्फ का खेल ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद भी इस खेल को खेलता हूँ। उन्होंने गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि परफॉर्मेंस के साथ ही इज्जत और वक़ार मिलता है। किसी भी
खेल में इज्जत और वक़ार अगर चाहिए हो तो परफॉर्मेंस पर ही मबनी होता है। जितना अच्छा कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है, जितना अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उतनी ही इज्जत और वक़ार उसका मुक़द्दर बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि हरा भरा गोल्फ क्लब आंखों के लिए ठंडक का बायस बनता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और दिलफरेब नज़ारा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर खूबसूरत नज़ारा शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। ये बेहतरीन गोल्फ क्लब है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल बेहद पसंद है, खुद भी खेलता हूँ और गोल्फ का खेल बहुत अच्छी चीजें भी सिखाता है, जैसे कि किरदार में बेहतरी लाना, ये भी गोल्फ का खेल सिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इज्जत और वक़ार किसी भी खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस से ही मिलता है। जिस कदर किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, किसी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उस कदर इज्जत और वक़ार उनका मुक़द्दर बनेगी। इसी तकरीब के हवाले से हमारे रिपोर्टर रियाज बरकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे थे, सदर ममलिकत भी इस तकरीब में बड़े खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक तो जो मार्गला क्लब है, गोल्फ क्लब, उनको मुबारकबाद दी है कि इतना शानदार प्रोग्राम का उन्होंने इनेकाद किया है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जिस कदर खूबसूरत नज़ारा है, इससे देख के इंसान का न सिर्फ दिल खुश हो जाता है बल्कि ज़ाहिर है हर इंसान पे एक बहुत अच्छा असर होता है। सदर ममलिकत का कहना था कि गोल्फ की जो खूबसूरती है इस खेल की, वो ये है कि इसमें ये वाहिद गेम है जिसमें आपका जो राइवल होता है, जो मुखालिफ होता है, आप अगर यानी उसकी अगर वो कोई अच्छा खेल पेश करता है, अच्छी खेल की अच्छी कारकर्दगी दिखाता है या कोई अच्छी शॉट खेलता है, तो मुखालिफ भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता है। ये इसका जज्बा बड़ा अच्छा है कि आप अपने जो मुखालिफ हैं, जो आपका मद्दे मुकाबिल है, उसके अच्छे काम की भी जो है वो तारीफ करते हैं। उनका ये कहना था कि अगरचे ये गेम खासी एक्सपेंसिव है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इस गेम को जो है वो फरोग मिले। जिस तरह क्रिकेट वगैरह को पाकिस्तान में खासी मकबूलियत हासिल है, तो ये गेम भी क्योंकि इंटरनेशनल गेम है पाकिस्तान में, इसको भी फरोग दिया जाना चाहिए ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान अपना नाम पैदा कर सके। इसी के साथ फिर उन्होंने ज़ाहिर है क्रिकेट का भी जिक्र किया। जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को कुछ तासुबात का शिकार है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज ये दिया कि हमें मायूस होने की, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को हिदायत की है कि वो मायूस होने की बजाय इसका जो जवाब है वो खेल के मैदान में दे, अपनी अच्छी कारकर्दगी के जरिए इसका जो जवाब है वो क्रिकेट के ग्राउंड में दे। जहाँ तक मार्गला का ये गोल्फ का जो ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि क्लब न सिर्फ ये कि इस पूरे इलाके में यानी दरख्त लगा रहा है, दूसरा ये है कि माहौल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें भी किरदार अदा कर रहा है, और जो कुदरती माहौल है उसके तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहा है, जो एक पॉजिटिव जो इसकी जो है वो स्टेप्स हैं। जी, बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तफ़सीलात साझा कर रहे थे। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी हमें तफ़सीलात से आगाह कर रहे थे और बहुत लाइटर नोट पर आज सदर ममलिकत ने खिताब किया, और आला क़यादत को इस किस्म की तक़रीबात का हिस्सा बनना ये एक बहुत खूबसूरत बात है, और इस किस्म का मोराल अप करना ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ का खेल किरदार साजी के लिए भी निहायत अहम है, और उन्होंने कहा कि ये जो खेल है गोल्फ का, ये मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और साथ ही साथ उन्होंने खूबसूरत नज़ारों की भी तारीफ की। बहुत लाइटर नोट पे थे और बहुत खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने ये सारी बात की, पूरा खिताब किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी जगह पर
अगर किसी होटल में भी जाते हैं तो वहां पर भी जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं वो आंखों के लिए ठंडक का बायस बनते हैं। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये जो इस गोल्फ क्लब का है, इतनी ग्रीनरी, ये शायद पाकिस्तान में किसी और गोल्फ क्लब में नहीं है। आंखों के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडक का बायस बनता है और इस कदर दिल फरेब अगर नज़ारा हो तो इंसान खींचा चला जाता है इस किस्म के नज़ारों को देखने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ का खेल बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, किरदार साजी करता है, इसके लिए भी बहुत अहम है ये खेल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी ये बुलंद करता है, ये भी बिल्डअप करता है। बहुत पसंद है, इसी वजह से उन्हें खेल। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस खेल को खेलता हूँ और इस खेल को खेलने से बहुत अच्छी चीजें हैं जो इंसान के कैरेक्टर के अंदर भी डेवलप हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बेईमानी से बचने के लिए भी ये खेल बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अपने हरीफ को अगर आप उसकी भी तारीफ किए बगैर ना रह सकें, उसको भी अगर आप दाद देना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो किसी भी जगह पर नौजवानों में होनी चाहिए और इस किस्म का खेल किरदार साजी के लिए निहायत अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी खिलाड़ी की जो इज्जत और वक़ार है वो उसकी परफॉर्मेंस में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि इज्जत और वक़ार ये सब चीज़ें इसी सूरत इंसान को, किसी खिलाड़ी को मिलती हैं जब वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर वो फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे तो तमाम चीज़ों का जवाब वो फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तक़रीब और इसी सिलसिले में तक़सीम इनामात की तक़रीब में आपको लिए चलते हैं। And before we start the prize distribution of this championship, may I request the chief guest to kindly present MGGC Club Championship Trophy. This year, our club champion is Mr. Irtaza Hussain. Good work. We'll start with Lady Amateurs category, which was played over 36 holes on 25th and 26th September. Runner-up gross is Miss Anna James Gills of Royal Palm with score of 166. Well played. Winner gross is Miss Emmy Quinn of MGGC, the score of 158. Very good, congratulations. Well played. Well played. In net category, runner-up is Miss Rukhsana Shahid of Islamabad Golf Club with score of 140. Well played. Bravo. Good. Winner net is Mrs. Aisha Fozan of MGGC, the score of 138. Very good. We move on to junior amateurs category, a match, 18-hole match played on 23rd September. The runner-up gross is Master Razaullah of PF Peshawar Golf Club. He could not be here. He'll be represented by Mr. Abbas.
good. Thank you. Congratulations. And winner gross is Master Shayan Zia of Musif Golf Club, Sargodha, with score of 77. In that category, runner-up is Master Hazikia Zahid of Tirbela Golf Club with score of 60. Winner net is Master Mahad Khan of PF Golf Club, Islamabad, with score of 55. Moving on to seniors category, played over 36 holes on 23rd and 24th September. Runner-up gross is Lieutenant Colonel Asif Mehdi of Lahore Garrison Golf Club. He could not be here. He will be represented by Major Shoaib. Sir, 156. And winner gross is Colonel Shahid Budaich of Rawalpindi Golf Club with score of 155. Very good. Well played. Runner-up net is Commodore Sohail Abed of Margara Greens Golf Club with score of 137. Well played. Winner net is Mr. Bayong Dong Park of Margala Greens Golf Club with score of 133. Very good. Well played. Coming on to main category, which was played over 54 holes, we had subdivided the match in two categories, that is handicap 1 to 6 and handicap 7 to 12. And the winners are first handicap 1 to 6. Runner-up gross is Mr. Yasir Khokar of Rawalpindi Golf Club, a score of 2 to 8. Winner gross is Mr. Tokir Kiani of Margara Greens Golf Club, a score of 222. Moving to net category, runner-up is Mr. Ehtisham Abbasi from MGGC, with score of 212.
And winner net of this category is Mr. Umair Salim of Maragla Greens with score of 210. We move on to handicap 7 to 12 category. Runner-up gross is Mr. Umar Farooq of MGGC with score of 231. Winner gross is Colonel Mohammad Naeem of Garden City Golf Club with score of 225. Runner-up net is Mr. Abbas Mustafa of MGGC with score of 204. Ladies and gentlemen, winner of this category as well as overall winner of DTA 14 Chief of Naval Staff Amateurs Championship 2021 is Major Salim of Quetta Golf Club with score of 196. नाज़रीन, 14वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की तक़सीम इनामात की तक़रीब आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। नाज़रीन, यहाँ आपको अहम खबर देंगे हैदराबाद से, जहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी उस कनाल में शामिल हो रहा था जहाँ से हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में हैदराबाद में एहतजाज किया गया, जहाँ पर सिंध तहजीब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख पहुंचे। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और इस वक्त वो इसी सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए आपसे शेयर करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध के अवाम, जिसको बिलावल जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में ड्रामेबाजी करते फिरते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते फिरते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और सिंध के लोग गटरों का पानी पी रहे हैं। ये गटर लाइन सीधी पनियारी शाख के अंदर आ रही है। सिंध में तकरीबन 85% लोग जो है वो गटरों का पानी पीते हैं, आलूदा पानी पीते हैं। सिंध में 85 लाख लोग हेपेटाइटिस के मरीज हैं। हम दिखाने आए इस किस्म में फुलेली शाख, अकरमवाद, पनियारी, ये बाड़ों का पानी, गटर लाइन का पानी, शहर का कंट्रोल में जो एफ्लुएंट है, टोटल कचरा नहरों में आ रहा है और यही लोग पी रहे हैं। ये लोग और क्यों ना मरे। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह सिंध के लोगों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। यहाँ भी कचरा साफ नहीं हो सकता, जमीन पे कब्जा हो सकता है। मैं आज हैदराबाद आया हुआ हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद 35 पॉइंट ऐसे हैं जिसके अंदर डायरेक्ट देखिए इससे बीमारियां फैलती हैं, जो सब्जी लगेगी उससे बीमारियां होती हैं। यही लोग पीते हैं। इसी में भी हमने देखा लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पीने का पानी लेकर जा रहे हैं जो लोग। और मैं कहना चाहता हूं अगर सिर्फ हवा ये गंदी नहीं कर सके, उसके ऊपर भी इनका बस चलता तो ये हवा भी कंटामिनेटेड कर देते। सिंध में मुराद वो हमें तोहफा दिया हुआ उन्होंने मुर्तजा वहाब का, वो वजीर रहा है 6 साल एनवायरनमेंट का, उसकी जिम्मेदारी थी गंदे पानी का रोकना। ये मैं बताना चाहता हूँ सखर के शहर का सारा गंदा पानी
दरिया सिंध में जाता है। शिकारपुर शहर का सारा गटरों का पानी बेगारी शाख में जाता है और वहाँ से लोग वो पीते भी हैं। लाड़काना का राइस, सारे शहर का गटरों का पानी राइस कनाल में जाता है। दादू और उसके कुर्बे जवार का सारा गटरों का पानी MNV ड्रेन में जाता है। हैदराबाद का गटरों का पानी फुलेली में, अकरमबाग में, पिनियारी में जाता है। उसके बाद जो कराची को केवी फीडर जा रही है, नूरियाबाद का इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोटली का इंडस्ट्रियल एस्टेट, उसका टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जाता है। कीचड़ तबाह होने जा रही है, मंचर तबाह हो चुकी है। मंचर झील जो कि हमारा एक रामसर साइट थी वो तबाह हो चुकी है, हमल झील तबाह हो चुकी है, अब कीचड़ तबाह होने जा रही है। पानी है नहीं, पिछले 13 सालों में एक घूंट पानी का नहीं दिया है, इसलिए आज में शदीद बदबू है इस वक्त। मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए कितनी शदीद बदबू है, ये लोग बता रहे हैं शदीद बदबू है यहाँ, मतलब बदबू भी है, गंदगी भी है, गटर भी है, और इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि यहाँ सेहत में करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, अभी डेस्क की करप्शन आपने देखी कि 3 अरब 30 करोड़ रुपए की डेस्कों में करप्शन हुई है। अस्पताल के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही होती है। NICBD में 40 अरब की करप्शन हुई है। और जो मैं समझता हूँ, सिंध में इरिगेशन, इन ये नहरों से, अब अगर पीने का पानी तो बता दिया, इसके ऊपर जरदारी खानदान के 340 जो है वो आउटलेट्स लगी हुई है डायरेक्ट। गरीब को पुछड़ी पे पानी नहीं मिलता, इल्जाम लगाया जाता है कि पंजाब ने तबाह कर दिया, वफाक ने तबाह कर दिया, इसने तबाह कर दिया, उसने तबाह कर दिया। सिंध को हमने खुद तबाह किया, सिंध के लोगों ने तबाह किया है। मैं आज यहाँ आया हूँ, इलाके के मौजूदीन पे हमारे तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मौजूद है। पीछे इसलिए नहीं खड़े कि मैं बताऊं कि ये गंद, ये कचरा, ये गटर, ये मुकद्दर बन चुका है सिंध के लोगों का। इसी तरीके से गंद, कचरा जो सियासी हमारा मुकद्दर बन चुका है। आज हैदराबाद के लोग लावारिस हैं, कराची के लोग लावारिस हैं, लाड़काना के लोग लावारिस हैं। मैं पूछता हूँ, बिलावल साहब जवाब देंगे? ये तो बारिश नहीं आया कि ज्यादा बारिश आ गया और ज्यादा पानी आ गया, इसका भी फार्मूला बता दें कि गटर का पानी नहर में क्यों चला गया। गटर का पानी नहर में जाने से जल्दी इमराज होते हैं, हेपेटाइटिस होता है, लोग मरते हैं। यही गंदा पानी बेचारे गरीब लोग तो पी भी लेते हैं। किसकी सतह पे आवाज उठाएंगे? मैं जिधर आया हूँ और इंशाल्लाह मैं तमाम अपने जो है हाई कोर्ट के अंदर भी जाऊंगा, पिटीशन करेंगे, मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे, हम यहाँ जो करप्शन हो रही है उसके खिलाफ नैब को लिखेंगे, मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताऊंगा, और आखिरी मैं अवाम की अदालत में मौजूद हूँ, अवाम की अदालत में जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद किया। आज सिंध के लोग ये गटरों का पानी, ये गंदा पानी, ये बाथरूम का पानी, ये अस्पताल का वेस्ट, मैं क्या चाहता हूँ हॉस्पिटल वेस्ट ये खौफनाक है, बीमारियां लग रही हैं उसको। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह सिंध असेंबली में भी इसको रेस करूंगा। हम हैदराबाद के आवाम के साथ हैं। हैदराबाद का पब्लिक स्कूल पे भी कब्जे की कोशिश हो रही है। अभी मैं IBA से होकर आया हूँ, सखर IBA जब तक सिद्दीकी साहब से ठीक था, 1960 में अयूब खान ने हैदराबाद को पब्लिक स्कूल दिया था, 2019 में बिलावल भुट्टो ने छीन लिया, अब उसको IBA के हवाले कर दिया गया है। पहले बच्चों की तो फीस थी 3,000 रुपये महीना, वो 7,000 रुपये कर दी गई है। एडमिशन फीस थी 22,000 रुपये, 66,000 रुपये कर दी गई है। टीचर्स को निकाल दिया गया है बाहर से लोगों को। और हैदराबाद पब्लिक स्कूल की 123 एकड़ जमीन पर दुकानें बनाने की कोशिश की जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल को भी मैं कहना चाहता हूँ इनके माफियाज में उस पर नजरें गाड़नी है। बात यह कि हम कराची हो, हैदराबाद हो, सखर हो, जहाँ भी हो, अवाम की जंग हम लड़ते थे, अवाम की जंग हम लड़ते रहेंगे। ये वो सिंध है कि जहाँ लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है। 22 करोड़ की मच्छरदानियाँ यहाँ इस सिंध के अंदर, 22 करोड़ की भैंसों की मच्छरदानियाँ ले ली जाती हैं। इस सिंध में 35 करोड़ रुपए बकरी और मुर्गियाँ पालने का तरीका सिखाने के लिए खा लिए जाते हैं। इसके मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पे सेहत कार्ड क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, सेहत कार्ड हमने जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पंजाब में सेहत कार्ड दे रहे हैं, KP में सेहत कार्ड दिया जा चुका है। हम सिंध हुकूमत से भी कहते हैं, वफाक अपना हिस्सा देने को तैयार है। सिंध हुकूमत से कहते हैं, जब आप ये जहरीला स्लो पॉइजन आवाम को दे रहे हैं, सिंध के वज़ीर आला से कहता हूँ कि सिंध में भी सेहत कार्ड दिया जाए। वफाक अपना हिस्सा देने को तैयार है। आज वफाक में जहाँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सबके जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड पड़ा है। कोई बीमार हो, माँ बीमार हो, भाई बीमार हो, बेटा बीमार हो, कार्ड लेकर चले जाए, अस्पताल में इलाज कराएं। लेकिन अलमिया क्या है कि हमारे पास सिंध में सेहत भी तबाह और सेहत कार्ड भी नहीं है। चूंकि
वो चाहते नहीं कि किसी को कुछ मिल सके। तो मैं कहना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट से फौरी तौर पर सेहत कार्ड के लिए अपना किरदार अदा करें। जैसे एहसास प्रोग्राम के तहत 260 अरब हमने दिए, पूरे सिंध में 65 अरब रुपए हमने दिए। इस तरीके से गरीबों का ख्याल है इमरान खान को, और इमरान खान साहब से मैं कहता हूँ कि ये लोग सिंध को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये हैदराबाद के अवाम को न जाने किस बात का, हैदराबाद से आज भी मंशियात के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे हैदराबाद के लोगों को डाका डाला जा रहा है। और इंशाअल्लाह सिंध में तहरीक इंसाफ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। तहरीक इंसाफ इनको बेनकाब करती रहेगी। और मैं चाहूंगा अगर आप ये दिखाइए इस किस्म के कितने पॉइंट्स अगर आप आगे आगे दिखाएंगे तो पता चलेगा लोगों को, हकीकत का पता चलेगा कि ये किस अंदाज से ये कचरा, ये पानी, ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स हैं इंशाअल्लाह बताएंगे और इंशाअल्लाह हैदराबाद के अवाम के गंदे पानी से निजात दिलाएंगे। जी इंशाअल्लाह। एक तो मुबारकबाद दूं कि सबसे बड़ा शहर कराची है, फिर हैदराबाद का नंबर आता है। कराची में ग्रीन लाइन बसेस आ चुकी हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसका KCR का इफ्तिताह कल करेंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख हैदराबाद में एहतजाज करने वाले लोगों के मसाइल सुनने के बाद PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध में 85% लोग गंदा पानी पी रहे हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं। सिंध हुकूमत होश के नाखून दे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। डेफिसिट पे नहीं है। अभी जो रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ है उसमें ये है कि अफगानिस्तान में जो चेंज आई है उसके बाद जो अफगान नेशनल गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स थे वो कुछ अरसे के लिए फ्रीज हुए हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट का बयान है कि ये हमारे जो फेड है वो खुद ऑटोनोमस है, वो डिसीजन लेगा। उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का चौथा बड़ा पार्टनर था एक्सपोर्ट में। वहाँ हमारी एक्सपोर्ट जाती है, वहाँ से डॉलर आते थे और अभी पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया कि हम मजबूरी है ना कि रुपीज में ट्रेड करेंगे उनसे, तो वो डॉलर पे एक इम्पैक्ट पड़ा है कि जो डॉलर उस ट्रेड से आते थे वो डॉलर आपके पास नहीं आएंगे। सही है। तो उससे आपके डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ना था, रुपए के ऊपर प्रेशर आना था। तो इसमें वो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी शामिल है। बट दैट वाज लेस देन $1 बिलियन एनुअली। आप IMF के इंतजार करते हैं कि डॉलर डिप्रिशिएट नहीं होगा, कितना होता है, किस में कितना होता है, 500 मिलियन, 0.5 बिलियन हुआ ना, तो उससे आपके अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ से इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ेगा। बट मेजर ये भी देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट का क्या इम्पैक्ट है। सर्कुलर डेट जो देखिए सर्कुलर डेट का भी इम्पैक्ट यही है कि इसी से आप इसको लिंक कर दें। अगर आपने टेक्सटाइल की तरफ जो इशारा किया तो उसके देखिए एक चीज जरूरी है, मैं वहाँ क्लियर कर दूं कि आपको तकरीबन 1 मिलियन बेल जो है ना वो इन एनी केस इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी विच बिलोंग टू दी लॉन्ग स्टेबर। लॉन्ग स्टेबर हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकता इस एनवायरमेंट में, वो इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि वो जो आपका था कि बेनिफिट हुआ है कोविड के दौरान में, बांग्लादेश को LDC का स्टेटस हासिल है, उसको उसके ऊपर वो ड्यूटीज नहीं लगती, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। हमसे यान और फैब्रिक, गरी फैब्रिक लेते थे, तो स्टिल वी हैव टू डू दैट, वो हमने अब कन्वर्ट किया है। ठीक है राज साहब, हाउ डू यू सम अप द डिस्कशन एंड थोड़ा ये भी बताइए कराची के अंदर, बिकॉज आप बहुत मॉनिटर करते हैं, अब जाके हम देख रहे हैं कि सिपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं, लेकिन एक तो शुरू में क्राइसिस मैनेजमेंट एंड देन यहाँ से रीस्ट्रक्चरिंग एंड अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर रोल आउट हो रहा है प्लान्स का। हाउ डू यू व्यू दीज डेवलपमेंट्स? देखें, सिपेक के लिए लोगों ने गवादर को ओवर रेटेड किया था। गवादर फ्यूचर है सिपेक के लिए और कराची इज द प्रेजेंट। आप सिपेक के लिए अगर सबसे बड़ा मंसूबा देखें तो वो ML1 है। ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हवेलियां, चीन का जो मंसूबा था वो ये था कि वो हवेलियां तक अपनी ट्रकिंग करेगा, हवेलियां से हमारी मालगाड़ी पर माल लोड होगा और वो यहाँ पर हमारी बंदरगाहों पर आएगा। वो बंदरगाहें जो इस वक्त ML1 से मुंसलिक है या ML1 के करीब है, 2 बंदरगाह, एक KPT वो मुंसलिक है और हमारा जो पोर्ट कासिम है उसको मुंसलिक होने के लिए चंद किलोमीटर की रेलवे लाइन डालनी है। तो जो प्रोजेक्ट था वो यही था कि सबसे पहले जो कनेक्टिविटी कायम होगी वो हमारी इनपोर्ट से कायम होगी। और अब जो है इस हवाले से प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं।
हैं, दैट्स वेरी गुड साइन। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कराची की सड़कों पे चूंकि कराची में मास ट्रांजिट नहीं है और कराची की सड़कों के लिए स्पेसिफिक जो हैवी ट्रैफिक के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है सड़कें बनाने की, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम रेल बेस जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको लेकर आए जो शहर से बाहर जाके फिर वहां से ट्रैकिंग हो। तो सीपेक के हवाले से यही है कि कराची से इब्तिदा है और गवादर जो है उसका सेकंड फेज है। ठीक है, मगर गवादर पोर्ट को भी इस्तेमाल होना चाहिए, मगर पहले ML1 होगा, ML1 के बाद फिर वो जो गवादर वाली लाइन है उसको जब तक एक्सटेंड नहीं करेंगे, रेल के बगैर कनेक्टिविटी जो है सड़कों पर कितना आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो मेरा ये है कि अगर आप लाते हैं और उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि जो आपने चीन के साथ ROGs को किया हुआ है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो किया हुआ है उस पर जल्दी से जल्द काम करें। अभी रकशई में एक इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है, वो इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है एकदम जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, उसने कहा जी मैं प्लांट लगा रही हूँ जाके खैबर पख्तूनख्वा में, उसने स्टॉक मार्केट में ये बयान दिया है। क्यों? क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि उसकी ऑक्सीजन की जरूरत इंडस्ट्रियल और मेडिकल दोनों की है, डिमांड है, उसको नजर आ रहा है। तो उसने जाके रशकई में अपने जो है उससे पहले जाकर अपना प्लांट वहां पे एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज जुड़ाएं तो सही, उसके साथ साथ देखिए कि अलाइड इंडस्ट्री कैसे बूम करती है। मेन इंडस्ट्री तो चाइनीज हो सकती है, मगर उसको जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो लोकल जरूर एक्सपेंशन करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। जो सीटें बनाने वाले थे, फोम बनाने वाले थे, वो आज गाड़ी बना रहे हैं। उन्होंने शुरू गाड़ियों की सीटें से किया था। तो पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योरशिप मौजूद है, ठीक है, मगर उसके लिए आपको बेसिक उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो लाना चाहिए, जो सीपेक हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी बात होती है, अगर बुनियादी इकोनॉमिक्स देखें आप, जो शहर जो सूबा ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देता है, ज्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ज्यादा डायनामिक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए और उसको ग्रो करना चाहिए। प्रोबेबली अब एट एन इंक्रीजिंग कर्व अगर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका उलट होता है। तो जो अगर कराची में ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की डिमांड थी पिछले 25 साल से एंड वो आपको टैक्स रेवेन्यू भी दे रहा था, तो ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए था, ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए था। इसका बिल्कुल बरक्स हुआ है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज राइट नाउ कि यहाँ पे ये कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर में सिपेक के अंदर एक क्रूशल, अब क्योंकि पोर्ट आपके पास है, सिपेक तो अब आपसे नहीं लेके जा सकते ना बिकॉज ऑफ द पोर्ट, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर में देयर इज स्टिल अ डिले। व्हाई इज दैट सो? देखिए, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आप फेडरल गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है, जैसे कि खान साहब आएंगे और वो आपके उसकी मास ट्रांजिट के लिए उसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये ज्यादा बनता है कि वो इसको और बेहतर करे और उसकी प्लानिंग करे। अब प्लानिंग तो हमारे पास मौजूद है, 2025 की भी हुई थी, 2050 की, 2040 की हमारे पास प्लानिंग हुई है। देखना ये कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, सारी बात तो उस पर डिपेंड करती है। और इसका जोर जो है, ये इसका जो इन्फ्लक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर है कि आपकी जो गवर्नमेंट लोकली है जिसको आप इलेक्ट करते हैं वो उसके ऊपर किस तरह काम करती है। सही सही, आई थिंक ये एक इशू है। थोड़ा सा एक भी ऐड करिएगा कि कंस्ट्रक्शन में भी एक बड़ा इशू है, बहुत सारी लैंड कन्वर्जन इंडस्ट्रियल्स में सिंध के अंदर नहीं हो सकती और बाकी सूबों में हो सकती हैं, तो अब इंडस्ट्रियल ये भी बड़े प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि दुनिया भर में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ये एग्जाम्पल होती है कि जब भी मोटरवे बनता है, जब भी मोटरवे दुनिया में जहां भी मोटरवे बना है उसका आगाज पोर्ट सिटी से हुआ है। पाकिस्तान इज द ओनली एग्जाम्पल जहां इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान आगाज हुआ था। ये वाहिद एग्जाम्पल है। तो हम इसको फेडरल गवर्नमेंट को का रोल इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मोटरवे इज ए फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वाहिद ये एग्जाम्पल मिलेगी दुनिया में जहां पोर्ट सिटी से मोटरवे को शुरू नहीं किया गया था। पोर्ट सिटी से शुरू करने का फायदा ये होता है उसकी पेबिलिटी हो जाती है, आपको पे बैक कर जाती है, पे बैक जल्दी हो जाता है। यहाँ पे बैक की तो इंश्योर वो तो प्लेयर स्ट्रिप्स है ना, वो जो रूट है वो प्लेयर स्ट्रिप्स के लिए है, वो कमर्शियल नहीं है, इंडस्ट्रियल के लिए नहीं था। ठीक है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना रोल होता है, लॉ एंड ऑर्डर में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका पार्टिसिपेशन होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर PSDP का तहत जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, इग्नोर होती रही है। उस पर कोई मेरे ख्याल दो ओपिनियन हो नहीं सकते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है लेकिन फेडरल का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने मोटरवे की एग्जाम्पल दी। और फिर
इंटरवेंशन इतना ऐड कर दूं, जब कराची का पानी का प्रॉब्लम हल नहीं हो सका तो बाकी मसले तो इसके बाद आते हैं। पानी का प्रॉब्लम तो DHA का हल नहीं हो सका सर, that's a bigger question. So let's talk about a bigger issue right now. 4 अक्टूबर से IMF के साथ नेगोशिएशन हो रही है. Everybody knows कि either gas will increase and not either gas and electricity might be increased. So एक adjustment inflation की वहाँ से भी आनी है. How do you see Pakistan going into this another structural adjustment? IMF के साथ दोबारा tranche renewal and then एक और inflationary push. इन्फ्लेशनरी पुश डेफिनेटली होगा. बेसिकली मसला ये है कि हम एक थोड़ी सी गलतफहमी हमें ये होती है कि IMF हमें डिक्टेट करता है. सही, डिक्टेट वाली बात नहीं होती, एग्रीमेंट होता है. हर कंट्री से एग्रीमेंट होता है IMF का. दोनों टीमें बैठती हैं, हमारी भी टीम होती है जिसमें मॉनेटरी एक्सपर्ट भी होते हैं, फिस्कल एक्सपर्ट भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी होते हैं, स्टेट बैंक के लोग भी होते हैं. वहाँ जो नेगोशिएशन होती है वहाँ हमें ये बताना होता है पे बैक के लिए हमारा क्या तरीक़ाकार होगा. हमारा हमेशा तरीक़ाकार ये रहा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस करते रहे जो इन्फ्लेशनरी होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस पे हम फोकस इसलिए नहीं करते रहे कि वहाँ विल पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए. डायरेक्ट टैक्स की करेक्शन मुश्किल होती है. तो GST बढ़ा देना बहुत आसान होता है और GST से फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगा, पावर्टी लेवल भी बढ़ेगा. अभी डायरेक्ट टैक्स की गवर्नमेंट ने विल पावर तो दिखाई है. जो रीसेंट पेनल्टीज राजा इंक्रीज की हैं नॉन फाइलर्स के ऊपर और उनको टैक्स नेट में लाने की जो स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, हाउ डू यू सी दैट गोइंग टू प्ले आउट? बिकॉज अब जनरल कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है कि कम से कम डबल होने चाहिए यहाँ पर टैक्स फाइलर्स बिकॉज ऑफ द पेनल्टीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड रिसेंटली. सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. मैंने इस पर एक अपना पूरा ब्लॉग लिखा है. देखें ये अगर होना चाहिए तो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए था. ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स कलेक्ट करे. ये सदारती ऑर्डिनेंस या हुक्म शाही के जरिए नहीं होना चाहिए, नंबर 1. मगर मैं रियासत के इस हक का बिल्कुल कायल हूँ कि उसको टैक्स कलेक्शन उसकी होनी चाहिए और उसको टैक्स कलेक्शन जो हमारे पास है वो बहुत शेमफुल टैक्स कलेक्शन है. देखिए मैं गुज़िश्ता 20 साल से इकोनॉमी को कवर कर रहा हूँ. हम जिस IMF प्रोग्राम में जाते हैं, हम जो मॉनेटरी पॉलिसी उठाएं, आप कोई भी बजट तकरीर उठा लें, हमारे पास 4-5 गिने चुने ही मसाइल हैं. नंबर 1 हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है. नंबर 2 हमारी ओवर हीटिंग इकोनॉमी है. नंबर 3 वी आर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन. नंबर 4 हमारी एग्रीकल्चर परफॉर्म कर गई तो बल्ले बल्ले, वरना फिर इम्पोर्ट करें. सारी लो इनकम कंट्रीज की यही मसला है. सर देखिए 20 साल से मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल 20 साल से इसमें एक हर्फ भी तब्दील नहीं है. आप IMF के तमाम प्रोग्राम उठा के देख लें, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हर 2 माह बाद में पढ़ता हूँ. जी, ठीक है. इसके अलावा आप तमाम बजट स्पीचेज उठाकर देख लें. इसके अलावा पाकिस्तान के जितने क्राइसिस आप उठा के देख लें, हम 20 साल से 1 स्क्वायर माइल की तरफ जा रहे हैं. हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं, हम फिर वापस नीचे आते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं. देखिए हमारे पास अभी भी गुज़िश्ता 20 साल से 30 साल से मैं कह रहा हूँ $1 बिलियन इंडस्ट्री कोई नहीं लगी है. ठीक है. हमारे पास 2 इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं. हम कह रहे हैं ना कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है. आपके बलूचिस्तान में और हमारे वहाँ पर जो ये है चनाब है, जहाँ पर आयरन ओर के ज़खायर मौजूद है. आपके 2 ऐसे प्लांट हैं जो वर्जन आयरन ओर से जो है फौलाद बना सकते हैं. एक तवाकी का जो निजी शोबे का वो बंद पड़ा हुआ है गैस के इशू पर, और दूसरा जो है आपकी स्टील मिल बंद पड़ी हुई है. भाई इन दोनों को रिवाइज करें ना. आई थिंक स्टील मिल में तो चलता चला जा रहा है. अभी रिसेंटली मेंबर आए थे प्राइवेटाइजेशन कमिशन की, उन्होंने कहा था कि वो जो प्राइवेटाइजेशन कमिशन की डीकपलिंग है वो इससे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जब बने थे मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक रोड शो किया था और उन्होंने 2 RLNG प्लांट समेत उसी हाल में जिस हाल में आज रोड शो किया है कि निचकारी का कहा था. वो तो प्लांट कहाँ गए RLNG के, वो निचकारी. मैं आपको अपडेट बताया था. मैं वो अपडेट मैं बता रहा हूँ. लैंड और वो है बिजनेस सेंटर उसको डीकपल कर दिया गया है. 10 कंपनियों ने आके अभी रोड शो किया है उसी होटल में, उसी रूम में. ठीक है. और वो तमाम चीजें हुई हैं आपने, मगर जो चीज हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है. ठीक है. हर गुजरता दिन एक नुकसान है. हमारे पास फैसला साजी बहुत तेजी से होनी चाहिए. अब मैं चूंकि उनके प्रीवियस वाले और इसको देख रहा हूँ, एक नई चीज वो सामने ले आए हैं. अब मुझे नहीं पता कि वो स्टील मिल कब रिवाइज करते हैं. हमें ये भी देखना होगा कि स्टील मिल के साथ साथ जो तवाकी का प्लांट बंद पड़ा है, भाई उस प्राइवेट सेक्टर के भी बंदे को बुलाओ. प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी 2-3 सबसे पहले तो द एलिफेंट इन द रूम वाज पाकिस्तान स्टील मिल्स.
उसको किसी तरीके से उसकी लैंड और बिजनेस एंटिटी को डिकपल करके एंड देन उसको फिर प्राइवेटाइज करें, बिकॉज द क्वेश्चन वाज कि इसको लैंड के साथ करें तो उसकी लैंड की वैल्यू इतनी है कि आप उसको टोटल वैल्यू में किस तरह इनकॉर्पोरेट करें। तो ये तो इस वक्त तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के वो बताएंगे। मेरा सवाल आपसे था वो ये था कि आप जो बता रहे हैं कि जो हो जाना चाहिए था, मैं आपसे सवाल ये पूछा था कि जो हो गया है अभी रिसेंटली सितंबर में जो टैक्स कलेक्शन में और डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, मैं उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बिल्कुल ये ठीक बात है कि मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, 3 घंटे उसके बाद बैठ के इंतजार करता हूँ, वो आता है, मेरी नब्ज देखता भी नहीं है, कहते क्या हुआ, ये कुछ हुआ है जी, जाइए और ये 5,000 की फीस जमा करा दीजिए, ठीक है, उससे वो मुझे रसीद तक नहीं देता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत से वकला हैं और बहुत से लोग हैं जो कैश में हैंडलिंग करते हैं, इन तमाम पर कर होना चाहिए और जो इकदाम उठाए गए हैं वो सही हैं। मगर जिस वक्त बजट आया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि मिनी बजट आएगा, इसको एक मैं मिनी बजट तस्वुर करता हूँ, मगर इस सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होना चाहिए। देखिए दुनिया में इनकलाबात आए हैं, रियासतें खत्म हुई हैं, रियासतें कायम हुई हैं। अमेरिका की अगर आप खाना जंगी की बरतानिया से मिसाल ले तो टैक्सेशन पे, टी टैक्स पे और स्टैम्प टैक्स पे शुरू हुई थी, ठीक है ना। अभी पीटीवी पर तगड़ ड्रामा चल रहा है ना, उसमें देखें ना जो मंगोलिया के टैक्स के मामला हैं, तो टैक्सेशन को आप इस तरह से लेकर चलें कि वो आपको आपके माशरे में अनरेस्ट को पैदा ना करे, उसकी पॉलिटिकल जो कॉस्ट है उठाने के लिए असेंबली तैयार हो। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि जो अनरेस्ट आने वाला है अगर आपके लोग टैक्स ना दें तो, और वही लोग जो कि पोजीशन ऑफ पावर में हैं वो अपने टैक्स ना दे अपनी इनकम के मुताबिक। अब द क्वेश्चन इज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, when the government tries to do something that increases the tax collection, how can they get it done through? देखिए मैं आपसे बिल्कुल a big question, but ideally ऐसा होना चाहिए। जो आपने बात कही कि होना चाहिए, मैं इसकी जो इक़दाम उठाए गए हैं उसकी तारीफ करता हूँ, मगर मैं कहता हूँ जो तरीक़ेकार अपनाया गया सदारती ऑर्डिनेंस का ये गलत था, ठीक है, इसको कायमा कमेटी में आना चाहिए, बट इस पर एक डिबेट होनी और इस पर वकला को और उन लोगों को जिन पर आप प्लेंटी लगाने जा रहे हैं उनको सुन के उनसे कुछ तरीक़ेकार वज़ा कर लेना चाहिए। That's a constitutional question, that's a political question, but as in a program of economy in focus, you agree to the fact कि यहाँ पे जो टैक्सेशन बिल्कुल और उन लोगों को कर्ज में लाया और उनको इकोनॉमिक क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं देखें रिलेटेड हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इकोनॉमी की साइड। उसमें एक जो प्रॉब्लम आती रही है ना, जो आती रही और नॉन प्रॉब्लम है कि जिन लोगों पर टैक्स लगना होता है डायरेक्ट टैक्स, वही लोग लॉ मेकिंग होते हैं, वही पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये एक नॉन फैक्ट है, ठीक है, इस पे कोई मतलब है कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो ऑर्डिनेंस आता है ना, जब ऑर्डिनेंस आते रहे हैं उसमें ये एक एस्पेक्ट है, डिबेट होनी चाहिए, इस पर कोई शक नहीं, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन ये 30 साल का एक्सपीरियंस है। 1993 से मैं बात कर रहा हूँ, जब एक टेकर गवर्नमेंट बनी थी, मोइन कुरैशी साहब आए थे, जब से ये बात आज तक हो रही है, बहुत सारी हुकूमतें चेंज होती रही हैं कि क्या अपने आप पर टैक्स लगाना इतना आसान है, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अभी तक नहीं लग सका है, ठीक है ना, ये सबसे हमारा टची इशू है, इस पर कलेक्ट सही से नहीं हो रहा, एक भी क्वेश्चन है। एक छोटी सी एग्जाम्पल जी, मैं डॉक्टर साहब लगा दे जाएंगे जी, मैं हंस रहा था दोनों की बातें सुनकर, इसलिए हंस रहा था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि we take decisions which are populist decisions by the government. Populist decisions क्या है? अब मैं इसको पहले IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से ले आता हूँ, फिर हम अपने टैक्सेशन पे ले लेते हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है इस पोजीशन पे जहाँ हम आज खड़े हैं, एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो सब्सिडाइज लोन्स भी दे रही है, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जी आप 10 लाख का लोन दे रहे हैं या 20 लाख का लोन दे रहे हैं ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए, और दोज लोन्स आर एट अ वेरी लो कॉस्ट। अब IMF में जो लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, एक तो आप हमारी पेमेंट कैसे करोगे, आप लोन कैसे दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक पॉपुलिस्ट डिसीजन ले रही है, उसका एक इनिशिएटिव है ताकि यार ये लोग मुझे वोट भी दें हमें। एक बात को समझने की जरूरत है, इसी को आप लिंक कर लें टैक्सेशन के साथ। पाकिस्तान में, दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना चाहता, किसी भी मुल्क में दुनिया में जाएंगे वो टैक्स नहीं देना चाहते, ये गवर्नमेंट का निज़ाम होता है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट आई हो
वो इसमें कामयाब नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो प्रेशर देती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या रिटेलर हो या छोटे से छोटा क्यों ना हो, उसको एक पॉलिटिकल इशू बना देते हैं और प्रेशर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक स्टेप आगे लेती है और 2 स्टेप पीछे ले जाती है। और पार्लियामेंट में लाना आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, हम ये तो कहते हैं कि टैक्स नेट में ले आओ। मेरे ख्याल से लास्ट हमारे टैक्स जो फिगर्स थे कि हमारे पास जितने लोग हैं उसमें 2.7 मिलियन 30 लाख का अगर हम हैं तो शायद 6 या 6.5 लाख लोग तो वो हैं जो सिर्फ नील की रिटर्न भरते हैं। तो द आइडिया इज नॉट टैक्स कलेक्शन, द आइडिया इज कि हमने क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाना है और वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, तो हमने दिखाना है कि हमारी इतनी बढ़ गई। गोइंग टू नंबर्स के। सर मुझे एक बात ये बताएं कि पार्लियामेंट ने टैक्स हैं जिनको आज तक रिजेक्ट किया हो। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को डंडे के जरिए टैक्स लेने के बजाय लोगों से निगोशिएट इवेंचुअली, देखिए मैं आपको बताऊँ, eventually the taxation is a governance question. Yes. So when the governance comes, so governance cannot come whether are you willing to give me tax or not. Non-popular will be non-popular. I'm running short of time. मुझे finally बस कुछ comments दे दीजिएगा GSP प्लस स्टेटस के ऊपर, और आगे चल के पाकिस्तान को अपने लेबर लॉज और ह्यूमन राइट्स के किस तरह कन्वेंशन में इम्प्रूव करना पड़ता है। की गई है, काफी डेवलपमेंट हुई भी है, TDF में भी काम होता रहा है इस पर। GSP स्टेटस प्लस स्टेटस जो है वो हमारा रिटेन करता रहेगा इंशाल्लाह, और उसमें यह है कि हमें कुछ 13 से 14% का बेनिफिट मिलता है हमारी जो प्राइसेज में होता है यूरोपियन यूनियन में। तो वो बेनिफिट जो है 13 से 14% का अगर ना मिले तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरीके से हिट होगी, खासतौर पर फ्रेजाइल टाइम के ऊपर बिल्कुल नहीं होना। जी राजा साहब, योर फीडबैक। देखिए, हमें 2014 में GSP प्लस मिला था, 4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी हमारी यूरोपीय यूनियन को, जो 65% बढ़ के 2019 में $7.4 बिलियन तक पहुंच गई। ठीक है, एक हमें बड़ा बूस्ट मिला है GSP प्लस से। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन थे जिनको हमने रेक्टिफाई करना था, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ मालियात है, जंगलात हैं, बच्चों की नशोनुमा है, MGD गोल्स हैं जो हमारी अपनी आबादी के लिए भी अच्छे हैं, लेबर लॉज हैं, ये तमाम चीजें हैं, वर्किंग कंडीशन है जिन सिस्टम की, वो तमाम चीजें। अब उन पर हमारी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी, तो अब उन्होंने 6 और ऐड कर दिए हैं उसमें। ठीक है, ये 2023 तक है, उसके बाद हम जा रहे हैं एक और GSP के एक नए वर्जन की तरफ जाएंगे। उसकी अभी डिटेल्स, उसमें कुछ लेबर लॉ, ह्यूमन राइट्स में फोकस किया है। देखिए, ह्यूमन राइट्स तो हमारा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ह्यूमन राइट्स तो हमारे पास अव्वली तरजीह होनी चाहिए, इसमें हमें कोई दो राय है ही नहीं। जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे वहाँ पे बिजनेस राइट्स भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स तो हमें जो GSP प्लस में जिन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है वो हमारे अपने लिए बेहतर है। ठीक है, अगर हमारा माहौलियात बेहतर होता है, क्योंकि हम जो है माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले टॉप 10 कंट्रीज में थे। ठीक है। योर फाइनल वर्ड ऑन GSP प्लस स्टेटस। आई थिंक इसका हमने जिस तरह जो इसका पोटेंशियल था, हमने उसको पूरी तरह इनिशिएट नहीं किया, हम उसके एडवांटेज नहीं उठाए। और उसकी अगर मैं पुराने उसमें जाऊं तो उस ज़माने में हमारे पास बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास बिजली मौजूद है। आज हमारे पास कंसिस्टेंसी समवॉट मौजूद है कि जो आप फिगर्स देख रहे हैं जिसमें बेहतरी आती जा रही है, हमें इसको और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फिगर्स आर नॉट दी एंड गोल। वैल्यू एडिशन से आप फिगर्स को लेकर आए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से फिगर लेकर आए, ताकि मुल्क को इससे फायदा हो, इंडिविजुअल्स को ना हो। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट पॉइंट ऑन दैट। और मदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपकी इंसाइट से बड़े हम मुस्तफीद होते हैं। राजा साहब, I again say you are one of the best business journalists we have in Pakistan. Thank you very much for coming to the show. नाज़रीन, एक बहुत ही important discussion रही। IMF, Asian Development Bank, GSP plus status of European Union, उसके साथ साथ FATF, इन्होंने आपके जो ओवरऑल गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे इंटरनेशनल कवानीन को लागू कराना, एंटी टेररिस्ट मेजर्स, देन मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट मेजर्स, पाकिस्तान को इनके जो कवानीन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब आप मूव करते हैं, पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ है। सो द जनरल परसेप्शन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इस्तेहसाली निज़ाम है। सो इन अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको इनसे फायदा हुआ है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क टू योर ओन इंटरनल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग कि आप लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिव एडवांटेज अपना किस तरह बिल्ड करेंगे।
राजा साहब ने जिस तरह बताया, मदर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे, आपको अपना प्रोडक्टिविटी फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा. तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ इज द प्रोडक्टिविटी फैक्टर इन द इकोनॉमी. इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है. डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कैं डेंगू बुखार की अलामात हैं. अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए. डेंगू से बचाव. डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें. पानी को खुली जगह पर जमा न होने दें. डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ. सब सुन ले, तुर्कों के दरमियान आग लगाकर किसी ने गाय सिपाही पर तलवार उठाई, उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने, तो सजा सिर्फ मौत होगी. हमें सिर्फ कुंदूस की जिंदगी चाहिए थी, मगर अब उस्मान भी इज्जत में आ चुका है. ये हमारे खिलाफ एक और साजिश है. मकड़ियों की तरह जासूस जाल फैला रखा है उन्होंने. जो मैं चाहती हूँ वो अगर बता दो तो कोई उनका सुराग नहीं लगा सकता. जैगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आप नहीं जग पाएंगे हमको. अगर कातिल कुंदूस हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा. खातून
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैबिनेट आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ मनाजिर हुसैन। मैं हूँ सदैफ अली खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।